Hello friends, welcome to Daily Dose for Civil Engineers by अभियंता एकेडमी। दोस्तों, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशल चीज़ होती है आपके लिए जॉब ढूंढना। और जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है इंटरव्यू। तो आज आपके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, वो है बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियर सीरीज। उसके अंदर हम आज पहला पार्ट देख रहे हैं। देखेंगे कौन कौन से बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, हाउ विल यू डिफाइन सिविल इंजीनियरिंग इन वन सेंटेंस ओनली। मैं जो दे रहा हूं वो एक सैंपल आंसर है, आप अपने हिसाब से भी आंसर को डिफाइन कर सकते हैं इसे रेफरेंस लेके। It is simply defined as a field in the process of designing, constructing, and maintaining various systems, including public infrastructure, building houses, and much more. तो एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने दिखा दिया, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं उसे। कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, रेल्स, कैनाल्स, कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसे डिजाइन भी कर सकते हैं। आइए चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। According to you, what is that one important quality that a civil engineer should possess? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बहुत ही समझदारी से देना है। एक चीज पे मैंने फोकस किया, व्हाट इज दैट वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी। आइए तो देखते हैं। According to me, the most important quality which a civil engineer should possess is strong critical thinking and sound technical knowledge. But I will recommend honesty first. So honesty in field of engineering should main quality as a life of people is directly connected with this profession. तो मैं बताऊंगा इन्हें कि कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल सिचुएशन में हम कैसे वर्क करेंगे। अगर हमारे पास साउंड टेक्निकल नॉलेज है तो हम उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। बट सबसे पहले हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, वो है ऑनेस्टी। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान हमसे रिलेट करती है। जैसे कि सपोज मैं रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने स्पीड ब्रेकर विदाउट डिजाइनिंग किया हुआ है और कोई टू व्हीलर लेके उसे जा रहा है और ड्यू टू रफ डिजाइन, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन उसका एक्सीडेंट होता है, वो स्कीड होता है या फिर स्लीप हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो सिर्फ हम फॉल्ट में है बिकॉज हमने हमारा काम अच्छे से नहीं किया है। तो ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक सिविल इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैन यू एक्सप्लेन द होल कॉन्क्रीट प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए ये चार चीजें होना जरूरी है, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट और कॉम्पैक्टिंग। आइए देखते हैं क्विकली। बैचिंग मतलब क्या, मुझे सैंड कितनी चाहिए, मुझे कोर्स एग्रीगेट्स कितने चाहिए, मुझे सीमेंट कितना चाहिए, मुझे पानी कितना चाहिए, तो मैं उसका क्वांटम डिफाइन कर रहा हूँ, उसे कहते हैं बैचिंग। वो दो तरह के हैं, एक है वेट बैचिंग और दूसरा है वॉल्यूम बैचिंग। दूसरा था मिक्सिंग, यानी सैंड को, सीमेंट को, कोर्स एग्रीगेट को, पानी को, एडमिक्सचर्स है तो एडमिक्सचर्स को हम मिक्स कर रहे हैं पहले ड्राई फॉर्म में, फिर उसके अंदर हम पानी डाल के उसे हम बना रहे हैं वेट, तो उसे हम कहते हैं मिक्सिंग। वो भी दो तरह से हो सकते हैं, एक है हैंड मिक्सिंग और दूसरा है मशीन मिक्सिंग। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मशीन मिक्सिंग, आपने बहुत सारी जगह पर ये मशीन देखे होंगे। तीसरा है प्लेसमेंट। बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, अब हमें कंक्रीट को प्लेस करना है उसे बनाने के बाद, तो वो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बैचिंग। अगर वो प्लांट में बन रहा है तो आपने देखा होगा ट्रांजिट मिक्सचर्स को रोड पे या फिर साइट में, तो वो प्लांट से लेके जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर हम उसे प्लेस करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंटरमीडिएट स्टेज इसके अंदर है। चौथा है कॉम्पैक्टिंग। कंक्रीट प्लेस हो गया है बट उसके अंदर डेफिनेटली वॉइड का फॉर्मेशन होता है, तो वॉइड्स को कम करने के लिए
हम उसे वाइब्रेशन से या फिर किसी भी टेक्निक से हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं। तो उस जो चीज होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्टिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल एनालिसिस? एक सिंपल आंसर है उसका, सॉइल एनालिसिस इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ सॉइल टेस्टिंग। किस चीज का सॉइल टेस्टिंग है? उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स है, उसका क्या जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मिनरलोजिकल कंपाउंड उसका क्या है, क्या उसका लिक्विड लिमिट है, क्या उसका प्लास्टिक लिमिट है, उसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है। सब चीजों को हम डिफाइन करते हैं वाया टेस्टिंग, तो उसे हम कहते हैं सॉइल एनालिसिस। Segregation is defined as a process of filtering cement and sand separately from the concrete mixture। यानी कि क्या होता है, तो एक मटेरियल जो है उसका हाई वेट, मतलब जैसे कि हम मानते हैं कोर्स एग्रीगेट, तो उसका वेट कंपैरेटिवली फाइन एग्रीगेट से ज्यादा होता है, तो वो अलग अलग हो जाता है। कुछ एरिया ड्राई स्टेट में चला जाता है और कुछ एरिया वेट स्टेट में चला जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन। यानी कि हैवियर मटेरियल्स गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम और जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर की ओर रहता है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि जो कोर्स एग्रीगेट है वो नीचे जा रहे हैं और फाइन एग्रीगेट धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, तो देखिए फोटोग्राफ में, तो ये स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक शुड अ सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर्स हैव? पहले हमने देखी थी बेसिक क्वालिटी उसके अंदर कौन सी होनी चाहिए, अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, सिविल इंजीनियर शुड बी मोटिवेटेड, यानी वो अंदर से ही मोटिवेटेड होना चाहिए, एक एनर्जेटिक पर्सन होना चाहिए, जो भी टेक्निकल चीजें होती है उसके अंदर वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डिजाइन सेक्टर पे भी फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर होना चाहिए और मैनेजरियल स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि वो चीजों को एक साथ अलग अलग जगहों पे मैनेज कर पाए, ऐसी स्किल होनी चाहिए। और ही और शी मस्ट इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड वर्क, मतलब एक ही तरह के नहीं, हर तरह के वर्क में वो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड वर्क, एक ही तरह के नहीं, अलग अलग तरह के वर्क। What do you know about mortar? मोर्टार के बारे में आप क्या जानते हैं? हम सब जानते हैं कि मोर्टार यानी कि एक मिक्सचर है सैंड का, पानी का और सीमेंट का, या फिर हम सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं लाइम से भी, तो वो जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं मोर्टार। जनरली आपने देखा होगा कि ब्रिक का जो कनेक्शन होता है, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक के ऊपर तीसरा ब्रिक, यानी कि ब्रिक के जो हम बॉन्ड्स बनाते हैं उसके अंदर हमें मोर्टार की ज़रूरत रहती है, स्टोन के अंदर हमें मोर्टार की ज़रूरत रहती है, कोई भी जॉइंट होता है उसे फिल करने के लिए मोर्टार की ज़रूरत रहती है, तो इट्स अ जॉइनिंग मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर हमें कैपिटल कॉस्ट के लिए कौन कौन से कंसिडरेशन करने चाहिए? तो हमें कंसिडरेशन करना है लैंड एक्विजिशन, कैसे हम उसे परचेस करते हैं, कैसे हम उसे होल्ड करते हैं, कैसे हम उसे इंप्रूव करते हैं, तो इसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन। फिर है उसका प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, वहां पे कौन सी तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस का कॉस्ट, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, फिर उसका कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग, कैसे उसके रिगार्डिंग हमें बैंक लोन मिलेंगे, उसका इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, कब तक उसे पे करना रहेगा, सारे के सारे कंसिडरेशन हमें यहाँ पे करना है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ऑनर्स जनरल ऑफिस ओवरहेड, मतलब मटेरियल इक्विपमेंट के कॉस्ट नहीं, जो भी ऑफिस वर्क होता है उसके रिगार्डिंग कॉस्ट, जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके पेमेंट होते हैं, उसके सैलरीज वगैरह मतलब जो होते हैं उसका कॉस्टिंग होता है, स्टेशनरी वगैरह का कॉस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्टिंग, जो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग, फील्ड सुपरविजन, आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन कॉस्टिंग, तो ये सारे के सारे कॉस्टिंग हमें कंसिडर करने होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए।
लिस्ट आउट द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर वर्कर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कोई भी वर्कर अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन से रिस्क रहता है। तो उसके लिए रिस्क रहता है फॉल्स फ्रॉम हाइट, मतलब हाइट से अगर वो गिर जाता है तो उसके लिए रिस्की होता है। स्कैफोल्ड या फिर ट्रेंच के अंदर वो गिर जाता है, स्कैफोल्डिंग से गिर जाता है, ट्रेंच के अंदर गिर जाता है तो वो भी उसके लिए रिस्की है। इलेक्ट्रिक शॉक होता है या फिर आग ब्लास्ट होता है तो वो भी उसके लिए रिस्की होता है। रिपीटेटिव मोशन इंजरीज होते हैं तो वो भी रिस्की है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हेलमेट को वेयर नहीं किया और ऊपर से कुछ गिरा सिर पे और उसे इंजरी हुई तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। केमिकल ब्लास्ट भी होता है बिकॉज बहुत सारे इक्विपमेंट के अंदर में गैस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वजह से कोई ब्लास्ट होता है, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वजह से कोई भी ब्लास्ट होता है। ड्यूरिंग यूज ऑफ एनी इक्विपमेंट, सपोज कोई वाइब्रेटर ऑपरेट कर रहा है कंक्रीटिंग के टाइम पे और वो वाइब्रेटर गलती से उसे पैर की ओर चलाया और तो उसे इंजरी हुई तो वो एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इसमें तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बट उसमें से कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। आइए देखते हैं। कैन यू लिस्ट आउट 10 सॉफ्टवेयर नेम विथ पर्पसेस। ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है वो जो फील्ड के रिगार्डिंग आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो उसके हिसाब से भी हो सकते हैं। सपोज आप रोड के रिगार्डिंग गए हो तो आपको रोड के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर आप कैनाल के रिगार्डिंग गए हो मतलब या इरिगेशन के रिगार्डिंग गए तो आपको इरिगेशन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, या तो कोई डिजाइनिंग फर्म के रिगार्डिंग इंटरव्यू देने के लिए गए तो उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। सो हमें नॉलेज होना चाहिए बेसिक जो भी सॉफ्टवेयर है उसके रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं। ऑटोकैड जो ड्राफ्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, स्टैड प्रो जो कि स्ट्रक्चरल डिजाइन और एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, प्राइमावेरा जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, रेविट स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वो भी स्ट्रक्चर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ईटैब्स सिमिलरली स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और उसे एनालिसिस करने के लिए है, एम एस एक्सेल जो कि नॉर्मल हमारा बोलते हैं कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट हमें सब आना ही चाहिए। उसी तरह से हम एम एस एक्सेल को सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका एस्टिमेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसे एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर आर्क जेएस और क्वांटम जीआईएस है जो कि मैपिंग के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली जो गूगल अर्थ है जो फ्री ऑफ सोर्स अवेलेबल है गूगल अर्थ प्रो तो उसे भी हम मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक आपको वीडियो दिखाऊंगा कि गूगल अर्थ को हम सिविल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज में कैसे यूज कर सकते हैं। फिर है एक विसिंग जो ट्रैफिक सिमुलेशन के लिए यूज होता है। आज का ट्रैफिक ये है, 15 साल के बाद कैसा ट्रैफिक रहेगा, 10 साल के बाद कैसा ट्रैफिक रहेगा, तो उसे हम सिमुलेशन मतलब आज के हिसाब से हम आज के जो भी ग्रोथ ऑफ रेट है, ट्रैफिक के ग्रोथ ऑफ रेट है उसे हम मैथमेटिकल मॉडल के अंदर जनरेट करते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन 10 साल के बाद का ऐसा होगा इस जगह पे। फिर इरिकेट है जो कि इरिगेशन डिजाइन के लिए यूज होता है। तो ये कुछ 10 सॉफ्टवेयर का नाम मैंने आपको बताया जो उसका फंक्शन है और जो उसका नाम है। अब एक हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जा रहे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग सीमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिक मैं सीमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 650 1991 जो कि एक स्टैंडर्ड है सैंड के लिए, तो उसके अंदर क्या लिखा गया है, द स्टैंडर्ड सैंड शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम एनआर तमिलनाडु। हम बहुत बार बोलते हैं एनआर सैंड इज द स्टैंडर्ड सैंड, आपके स्टडीज में भी आया होगा। तो एनआर एक लोकेशन का नाम है। एक और चीज भी इसके अंदर मेंशन की है कि अगर पार्टिकल साइज 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो स्टैंडर्ड सैंड एक और जगह है जिसे जाना जाता है मुदलियार कुप्पम के नाम से, वो भी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वो लोकेशन से भी अगर हम सैंड लेते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड सैंड की तरह से कंसीडर होता है। आइए देखते हैं उसके ग्रेडेशन में क्या है। अगर 2 mm से कम है और 1 mm से ज्यादा है तो उसके परसेंटेज होने चाहिए 33.33%। 1 mm से कम और 500 माइक्रोन से ज्यादा तो उसके परसेंटेज भी होने चाहिए 33.33%। और 500 माइक्रोन से कम हो बट 90 माइक्रोन से ज्यादा हो तो उसके परसेंटेज भी होने चाहिए 33.33%। तो टोटल हो रहा है 100%।
सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के क्वेश्चन लिस्ट में, व्हाट डू यू नो अबाउट आरसीसी? ये हम सब जानते होंगे, बट कैन वी यूज ह्यूमन हेयर्स एज अ रेनफोर्समेंट? मतलब जो हमारे बाल होते हैं, क्या उससे हम रेनफोर्समेंट की ओर पे यूज कर सकते हैं? आइए देखते हैं। रेनफोर्समेंट कंक्रीट, आरसी, also known as reinforcement cement concrete, is a composite material in which concrete's relatively low strength and ductility are compensated by the inclusion of reinforcement having higher tensile strength or ductility. मतलब जो सीमेंट होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, तो हम उसके अंदर अगर रेनफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें कुछ ज्यादा मिलेगी। और जो कि हेयर है, क्या उसे हम यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज द ह्यूमन हेयर्स एज अ रेनफोर्समेंट। क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज अराउंड 152 प्लस और माइनस 33 मेगा पास्कल, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो हाँ, ह्यूमन हेयर्स को भी एज अ रेनफोर्समेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसे भी आरसीसी ही कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके अंदर स्टील बार्स को ही यूज किया जाए, उसके अंदर हम फाइबर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम बैम्बू भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। बट ये चीज ध्यान में रहे कि जो हमें कंपेंसेट करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, वो कंपेंसेट होना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड इन अंडर वाटर कॉन्क्रीट? जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कि M15 के लिए मुझे कितना सीमेंट मिनिमम चाहिए, M20 के लिए मुझे कितना मिनिमम सीमेंट चाहिए, ग्राउंड के ऊपर हो तो उसके लिए मुझे कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए, वैसे ही इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है कि अंडर वाटर कॉन्क्रीट के लिए मुझे कम से कम कितना सीमेंट लेवल चाहिए ही। तो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, सीमेंट कंटेंट शैल बी एटलीस्ट 350 kg पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। यानी कि अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 350 किलोग्राम सीमेंट, यानी कि कम से कम 7 नंबर्स ऑफ बैग्स कंक्रीट के अंदर या फिर कंक्रीट बनाने के समय पे हमें डालनी पड़ेगी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज उसे शेयर करना ना भूलिए। आप मूवी के ट्रेलर्स शेयर करते हो, आप गेम के ट्रेलर्स शेयर करते हो, आप किसी ना किसी सॉन्ग के ट्रेलर्स को अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हो, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके कैरियर को एनहेंस कर सकती है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।